बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन। पाठ क्रमांक 18, हमारा परिवार तथा घर। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजभिये। बच्चों, आप मुझे बताएंगे कि मछलियाँ कहाँ रहती हैं? बिल्कुल सही, मछलियाँ पानी में रहती हैं। अब मुझे बताइए कि चिड़िया कहाँ रहती है? चिड़िया घोंसले में रहती है। बच्चों, आप लोग कहाँ रहते हैं? बिल्कुल सही, आप सब अपने घर में रहते हैं। तो बच्चों, घर में आप किस किस के साथ रहते हैं? तो सभी अपने मम्मी पापा, भैया, दीदी और कुछ कुछ लोग दादा दादी के साथ भी रहते हैं। तो बच्चों, हम घर में जिन लोगों के साथ रहते हैं वो हमारा परिवार कहलाता है। तो बच्चों, आज हम अपने पाठ हमारा परिवार तथा घर, इस पाठ में परिवार के प्रकार के बारे में जानेंगे। वंशावली क्या होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि परिवार संबंधी हमारे काम क्या होते हैं। क्या घर की सजावट के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य करता है कि सभी को मिलकर काम करना चाहिए? इस परिवार की आवश्यकता क्यों होती है? हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? तो बच्चों, इन सभी मुद्दों पर हम इस पाठ में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम अपने पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। बच्चों, करके देखो। तो आपको कुछ कार्य दिया जा रहा है जो आपको करना है। तो बच्चों, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर अपने परिवार की जानकारी अपनी कॉपी में लिखो। पहला मुद्दा है बच्चों, परिवार के छोटे बड़े व्यक्तियों के नाम। तो बच्चों, आपके परिवार में जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा, उन सभी के नाम आपको लिखने हैं। दूसरा है, तुम्हारे साथ उनके संबंध, मतलब आपके वो क्या लगते हैं, है ना? आपके कोई मम्मी लगती हैं, पापा लगते हैं, दीदी लगते हैं, भैया लगते हैं, दादी दादा, चाचा चाची। तो आप इस प्रकार अपने संबंध उनके साथ लिखेंगे। साथ ही आप लिखेंगे घर के कार्यों का विभाजन। जो आप घर में कार्य किए जाते हैं, तो उसका विभाजन आप किस प्रकार से करते हैं। परिवार में एक साथ रहने के लाभ। तो आप जब परिवार में एक साथ रहते हैं तो उसका क्या लाभ है? ठीक है बच्चों, तो आप इसे कर लेंगे। अब हम जानेंगे परिवार की आवश्यकता। तो बच्चों, हमें परिवार की आवश्यकता क्यों होती है? क्या ज़रूरत है हमें परिवार की? क्या हम अकेले नहीं रह सकते? तो इसका उत्तर है कि हम परिवार में जन्म लेते हैं और छोटे से बड़े होते हैं। परिवार के लोग हमारी मुख्य आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, निवास तथा सुरक्षा की पूर्ति करते हैं। बच्चों, परिवार में हम सबको प्रेम और सहयोग मिलता है। बच्चों, हम अपने परिवार में जन्म लेते हैं, है ना? और माता पिता हमें छोटे से बड़ा करते हैं। हमारी वे देखभाल करते हैं और परिवार में हमें सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। परिवार में ही हमारे
भोजन, वस्त्र तथा निवास। तो बच्चों, परिवार में ही हमारे भोजन, वस्त्र तथा निवास की ज़रूरतें पूरी होती हैं। परिवार के अन्य व्यक्ति भी हमारी देखभाल करते हैं। जैसे परिवार में काफ़ी लोग रहते हैं, किसी का छोटा परिवार रहता है, किसी का बड़ा परिवार रहता है, तो उसमें सभी लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं। परिवार के सदस्यों में परस्पर अपनापन होता है। प्यार और अपनेपन के कारण परिवार में रहना हमें अच्छा लगता है। किसी समस्या को हल करने के लिए हम सब एक दूसरे की सहायता करते हैं। कोई बीमार ना पड़े इसकी सावधानी रखते हैं और बीमार पड़ने पर हमारे माता पिता हमारा उपचार और हमारी देखभाल भी करते हैं, है ना बच्चों? तो आप जब बीमार पड़ते हैं तो आपकी देखभाल कौन करता है? तो आपकी देखभाल आपके घर में जो बड़े हैं, मम्मी पापा, भैया दीदी, सब मिलकर करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे परिवार के प्रकार। तो बच्चों, परिवार के भी प्रकार होते हैं, ठीक है? तो पहला है छोटा परिवार। छोटा परिवार अर्थात एकल परिवार, जहाँ कम लोग रहते हैं। तो बच्चों, कुछ परिवारों में माता पिता तथा उनके एक या दो संतानें होती हैं। ऐसे परिवारों को हम छोटा परिवार कहते हैं। मतलब माता पिता तथा उनके बच्चों को मिलाकर छोटा परिवार बनता है। ठीक है बच्चों? तो इसे हम छोटा परिवार कहेंगे, जहाँ सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। उसे हम छोटा परिवार कहते हैं। बड़ा परिवार। बड़ा परिवार अर्थात संयुक्त परिवार। ठीक है बच्चों? तो जिस परिवार में माता पिता, चाचा चाची तथा इनके बच्चे और दादा दादी, इन सबको मिलाकर बड़ा परिवार बनता है। ठीक है ना? याद रहेगा ना आप सभी को? छोटा परिवार जिसमें सिर्फ मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हैं। बड़े परिवार में मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी और उन सबके बच्चे रहते हैं। तो इसे हम बड़ा परिवार या संयुक्त परिवार कहते हैं। अब बच्चों है विस्तारित परिवार। तो विस्तारित परिवार किसे कहेंगे? तो बच्चों, विस्तारित परिवार में हमारे परिवार के कई रिश्तेदारों का भी समावेश होता है। जैसे चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, ममेरे भाई बहन, मौसी इत्यादि हमारे रिश्तेदार होते हैं। इनके मेल से बनने वाले परिवार को हम विस्तारित परिवार कहते हैं। रिश्तेदारों के कारण हमारा परिवार अत्यंत विस्तार पा लेता है। तो बच्चों, जिस परिवार में चाचा चाची, मामा मामी, बुआ, मौसी जैसे अनेक नाते रिश्ते के लोग होते हैं, इन सभी को मिलाकर जो परिवार बनता है उसे विस्तारित परिवार कहते हैं। ठीक है? आपके भी हैं ऐसे परिवार, है ना? अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे वंशावली। वंशावली या वंश वृक्ष। तो बच्चों, ये वंशावली क्या होती है? तो बच्चों, अभी आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें देखिए क्या दिया है। इसमें दिया है दादी जी और दादाजी। मतलब ये आपके परिवार की अगर वंशावली शुरू होती है तो उसके लिए दादी जी और दादाजी।
फिर आपके दादा दादी के कितने बच्चे हैं, जैसे आपके माता पिता, आपकी बुआ, आपके चाचा जी और आपके माता पिता के आप बच्चे, है ना। जैसे इस परिवार में देखिए दादा दादी जी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़के। और पहले लड़के के उनके 2 बेटे हैं, रेहाना, सलीम, और दूसरे के साहिल, सानिया। तो बच्चों ये रेहाना की वंशावली है। तो इस प्रकार हर एक परिवार की अपनी एक वंशावली होती है, ठीक है। तो बच्चों समय के व्यतीत होने पर परिवार की कई पीढ़ियां बनती जाती हैं। ऐसी पीढ़ियों से एक वंशावली तैयार होती है। बच्चों हम परिवार में रहते हैं सबके साथ में, परंतु कुछ चेहरे परिचित होते हैं, कुछ अपरिचित। और ये जो लोग हैं सब उत्सवों में, शादी त्योहारों में आपसे मिलते हैं, जिन्हें आप जानते भी नहीं हैं। तो इन सब लोगों से मिलकर आपकी वंशावली तैयार होती है। जो आपके कोई चाचा होंगे, दादा दादी होंगे, है ना, दादा दादी, फिर आपके पिताजी, आपकी माताजी और आपके पापा के भाई बहन जो होंगे और उनके जो बच्चे होंगे, तो ये आपकी वंशावली होती है। पारिवारिक संस्था में परिवर्तन, ठीक है बच्चों। अभी पारिवारिक संस्था में परिवर्तन, तो बच्चों पारिवारिक संस्था में परिवर्तन होता जाता है। एक समय था जब परिवार में दादा दादी, माताजी पिताजी, चाचा जी चाची जी और अपने सगे चचेरे भाई बहन होते थे। उसे संयुक्त परिवार कहते थे। ये लोग एक साथ रहते थे, परंतु नौकरी, उद्योग, व्यवसाय आदि के कारण एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग स्थानों पर रहने लगे हैं। वहाँ उनका एक अलग परिवार बन जाता है। ऐसे परिवारों को एकल परिवार कहते हैं। इस प्रकार पारिवारिक संस्था में परिवर्तन आया है। तो बच्चों आपने पहले देखा होगा, जब हम पहले अपने परिवार के साथ गांव में जब आप लोग रहते हैं तो आप लोगों की पूरी फैमिली रहती है, पूरा परिवार रहता है, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची, आपके बुआ रहती हैं, आपके माता पिता, आप उनके भाई बहन, सब लोग मिलकर अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब आपके पिताजी अब आप देख लीजिए, आप मुंबई आ गए हैं, तो मुंबई में आप सब लोगों के साथ हैं क्या? नहीं, आपके आदि जो परिवार है वो आपका गांव में है और आप लोग यहाँ मुंबई में अपने माता पिता और अपने बहन भाइयों के साथ रहते हैं, है ना। तो बच्चों इस प्रकार पारिवारिक संस्थान में परिवर्तन आता है। परिवार पहले संयुक्त रहता है, एक साथ रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जाती है, ज़रूरत बढ़ती जाती है, नौकरी के कारण, उद्योगों के कारण लोग कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस प्रकार हमारे पारिवारिक संस्थान में परिवर्तन आता है। अब हम आगे देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे परिवार संबंधी हमारे काम, ठीक है। तो बच्चों आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? इसमें एक ही व्यक्ति जो है वो काम कर रहे हैं, है ना। जैसे घर में आपकी मम्मी काम करती है। और आप दूसरा ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो बच्चों हमें जो काम है वो मिल बांट के करने चाहिए, है ना। क्योंकि देखिए पानी का संचय करना, भोजन बनाना और स्वच्छता ये परिवार में प्रतिदिन किए जाने वाले काम हैं। घरों में जब तीज, त्योहार, समारोह भी मनाए जाते हैं, अतिथियों का आगमन होता है, उनका स्वागत सत्कार करना पड़ता है, वृद्धों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं, सब लोगों को इन्हें बांटकर करना चाहिए। परिवार का काम सब लोग बांटकर करें तो किसी एक सदस्य पर अधिक बोझ नहीं पड़ता है। जैसे ये सभी कार्य अगर आपकी सिर्फ मम्मी ही करे तो मम्मी आपकी कितनी थक जाएंगी, है ना। क्योंकि वो सुबह से
काम कर रही हैं, कोई मेहमान आ गए तो उनका भी कर रही है, कोई त्योहार है तो उसकी भी अलग से तैयारी कर रही हैं। तो बच्चों, लेकिन अगर घर में जितने सदस्य हैं वो सब मिलकर काम में हाथ बटाएं तो सिर्फ आपकी मम्मी पर ज़्यादा काम का बोझ नहीं पड़ेगा। सब लोग मिलके काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएंगे और आपकी मम्मी को भी राहत मिलेगी। बच्चों, घर के जो काम होते हैं सभी छोटे मोटे काम जो होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं। एकदम छोटे छोटे काम भी जो होते हैं घर के वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये काम सभी लोग प्यार तथा अपनेपन से करते हैं और हमें इन बातों का भी भान होना चाहिए कि हमें अपने घर में अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए, है ना। अभी बच्चों आप करके देखो। तो बच्चों, आपको करना क्या है कि अपने घर के कामों की एक सूची तैयार करो। मतलब आपके घर में सुबह से लेके रात तक के कौन कौन से काम किए जाते हैं उसकी एक सूची, एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। फिर तुम्हारे घर में ये काम कौन करता है, तो जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें आगे लिखो कि वो काम आपके जो घर के हैं वो कौन से लोग करते हैं, कौन कौन से सदस्य वो काम करते हैं। अगला है, इनमें से कौन से काम करना तुम्हें पसंद है, इसमें से आप कौन से काम करना पसंद करते हैं। फिर है, क्या तुम अपने घर में एक दूसरे के काम में सहायता करते हो। तो बच्चों, क्या आप लोग सभी एक दूसरे अपने घर में जो है आप एक दूसरे की सहायता करते हैं काम करने में। तो ये सब आप लिखेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है घर की स्वच्छता तथा सजावट। बच्चों, ये तो बहुत ज़रूरी है। जब हम घर में रहते हैं तो हमें घर की स्वच्छता तथा घर की सजावट की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो बच्चों, आपको एक चीज़ करनी है कि घर की स्वच्छता और उसमें सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जो काम करने पड़ते हैं उनकी एक सूची बनानी है। तो आप अपने घर में जो भी कार्य करते हैं, है ना, अपने घर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए, सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो आप जो भी काम करते हैं उसकी एक सूची बनाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों, व्यवस्थित घर। तो बच्चों, ये देखिए, ये घर कितना सुंदर और कितना व्यवस्थित तरीके से इसमें सामान रखे गए हैं, है ना। इसे देखते ही हमारा मन कैसा हो गया, प्रसन्न हो गया है ना। जब घर सुव्यवस्थित हो और जैसे ही हम बाहर से अगर आते हैं अपने घर में और जो सामान है एकदम व्यवस्थित रखे गए हैं तो हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। अभी आप ये दूसरा घर देखिए, अस्त व्यस्त घर। अब ये घर देखिए, इसमें कैसे सामान पूरा बिखरा पड़ा हुआ है ना, चीज़ें अव्यवस्थित रखी हुई है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा घर ज़्यादा पसंद आएगा। हाँ, तो आप लोगों को व्यवस्थित घर ही पसंद आएगा क्योंकि सबको व्यवस्थित घर रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, ये व्यवस्थित घर रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सिर्फ मम्मी की नहीं, हम जितने भी सदस्य उस घर में रहते हैं हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि घर को व्यवस्थित बनाए रखे, जिससे हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहे, है ना। घर की चीज़ें अगर इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हो और जब हमें कोई काम होता है तो वस्तु भी हमें समय पर नहीं मिलती है। तो बच्चों, घर को स्वच्छ रखना ये परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है ना। अभी बच्चों, घर का जो कूड़ा करकट है उसे हम इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। जो भी कूड़ा है, हम अपने घर को साफ रख रहे हैं लेकिन जो हमारे घर का कूड़ा कचरा है उसे हम अपने घर के रोड पे फेंक रहे हैं या आजू बाजू फेंक रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। इससे हमारा जो परिसर है वो क्या हो जाता है, गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। तो बच्चों, हमें हमेशा जो कचरा है उसे कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, है ना।
ये देखिए यहाँ पे आप चित्र देख रहे होंगे, महिलाएं एक कूड़ादान है, डस्टबिन है, उसमें घर का कचरा लाके डाल रही हैं, वो नीचे नहीं डाल रही हैं। तो बच्चों हमें जो कचरा है इधर उधर रास्ते पे नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर स्वच्छ रख रहे हैं तो हमारी सड़कें, हमारे आसपास का परिसर भी हमें स्वच्छ रखना हमारा ही कर्तव्य है। ठीक है। बच्चों इसे सदैव ध्यान में रखो, घर का गीला तथा सूखा कूड़ा अलग करो, उसे 2 अलग अलग टोकरियों में डालो। तो बच्चों आपको हमेशा बताया जाता है कि जो गीला कचरा है वो अलग डब्बे में डालना है और जो सूखा कचरा है उसे अलग डब्बे में डालना है ना। इसके लिए 2 डब्बे बताए जाते हैं। तो बच्चों इस कचरे को अलग करने का एक फ़ायदा ये होता है कि जो गीला कचरा होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है, खाद बनाया जाता है उससे, और जो सूखा कचरा होता है उस जैसे कि कागज़, कांच, टीन के टुकड़े अलग किए जाते हैं और इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। इसलिए कचरे को हमेशा अलग अलग टोकरियों में डालना चाहिए या डस्टबिन में डालना चाहिए, जिसे हम गीला कचरा कहते हैं और सूखा कचरा कहते हैं। ठीक है। तो आपको याद रहेगा ना कि घर का गीला तथा सूखा कूड़ा अलग रखना है, उसे 2 अलग अलग टोकरियों में या डस्टबिन में डालना है, क्योंकि गीले कूड़े से खाद तैयार की जाती है और सूखे कूड़े में से कागज, कांच, टीन के टुकड़े अलग अलग किए जा सकते हैं और उसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। बच्चों क्या आप जानते हैं कि मोबाइल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और संगणक, ये सभी चीज़ें आपने देखे भी होंगे और उपयोग भी किए होंगे। पर बच्चों आपको मालूम है कि इनका जो उपयोग है वो अत्यंत बढ़ गया है ना। लेकिन जब ये चीज़ें खराब हो जाती हैं तो इसका क्या किया जाता है? जब बिल्कुल भी वो ठीक करने लायक ना हो, मरम्मत नहीं की जा सकती है, तो इस कूड़े का क्या कर सकते हैं? तो बच्चों इसे हम ई अपद्रव्य कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। आज मोबाइल, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव और संगणक इत्यादि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उपयोग प्रचंड रूप में बढ़ गया है। जब ये वस्तुएं मरम्मत के योग्य नहीं रह जाती तब ये अनुपयोगी हो जाती है। इन वस्तुओं के कूड़े का भी संचय होता है। तो बच्चों इन वस्तुओं के कूड़े का भी संचय किया जाता है, इसलिए इन्हें जिसे ई अपद्रव्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स, अपद्रव्य कहते हैं। ई अपद्रव्य से निस्तार पाना हमारे लिए एक विकट समस्या है। बच्चों हम साधनों का उपयोग तो करते हैं, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें खराब हो गई तो बच्चों इनसे छुटकारा पाना मतलब इनसे हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी विकट समस्या है। अब हम आगे देखेंगे। करके देखो, है ना। क्या करना है आपको? तो घर की सजावट करो। तो बच्चों सब लोग मिलाकर तय करो कि घर की सजावट कैसे करनी है। तो जब आप घर में कोई त्योहार होते हैं या कुछ पूजा होती है या कोई अतिथि आने वाले होते हैं, तब आप क्या करते हैं? तो अपने घर को किस प्रकार सजाते हैं? तो सब लोग मिलकर तय करो कि आप घर की सजावट कैसे करनी है। जो सजावट तुम स्वयं नहीं कर सकते उसके लिए बड़ों की सहायता लो। ठीक है। सजावट करने के लिए तुम किस सामग्री का उपयोग करोगे? क्या क्या उपयोग करोगे बच्चों? जब आप अपने घर को सजाओगे तो वो सब आपको लिखना है। ठीक है। अभी बच्चों घर की सजावट। तो बच्चों सब लोग घर की सजावट परिवार के सभी लोगों को मिलकर घर की सजावट करनी चाहिए।
यदि परिवार के सभी लोग घर के सभी प्रकार के काम आपस में बांटकर करें तो किसी एक सदस्य पर काम का अधिक बोझ नहीं पड़ेगा, है ना। बच्चों, अब आप देखिए, नीचे दी गई सजावट की सामग्री में से जिस सामग्री का आप अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, किस सामग्री का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, उसके नीचे वाले चौखट में गलत का चिन्ह बनाओ। बताओ कि इनका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए। अभी देखिए, फूल। तो बच्चों, आप घर की सजावट के लिए फूलों का उपयोग करेंगे? हाँ, करेंगे, है ना। तो आप इसके नीचे सही का चिन्ह लगाइए। अभी थर्माकोल। तो बच्चों, घर की सजावट के लिए थर्माकोल का उपयोग करना चाहिए? नहीं, इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चों, ये पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। ये जो पदार्थ है थर्माकोल, ये पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। इसके बाद है प्लास्टिक। तो आप प्लास्टिक का उपयोग करेंगे घर की सजावट करने के लिए? नहीं, या कम करेंगे, है ना। बच्चों, रंगोली। तो आप घर की सजावट करने के लिए रंगोली का उपयोग करेंगे? हाँ, बिल्कुल सही। पताका। पताका का उपयोग करेंगे घर सजाने के लिए? करेंगे, बिल्कुल सही। बच्चों, रासायनिक रंग जो केमिकल से बनाए जाते हैं, क्या आप उन रंगों का उपयोग करेंगे? नहीं। तो बच्चों, जैसे थर्माकोल, प्लास्टिक, रासायनिक रंग, ये इन पदार्थों का हमें उपयोग कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो पदार्थ है ये पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। तो हम जो प्राकृतिक चीज़ों का उपयोग करके ही हमें अपने घरों को सजाना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे आगे। त्योहार और उत्सव। तो बच्चों, हम त्योहार उत्सव क्यों मनाते हैं, क्या आप जानते हैं? हमारे त्योहार उत्सव किन बातों से संबंधित है? आप ये जानते हैं? नहीं? तो चलिए हम पता करते हैं कि हम त्योहार क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, हम अपने परिवार में बहुत से त्योहार तथा उत्सव मनाते हैं। परिवार में ही नहीं, अपने देश के विभिन्न भागों में भी अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। अपने देश का जो मुख्य व्यवसाय क्या है बच्चों, आप जानते हैं? तो हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है खेती, है ना। तो बच्चों, हमारे जो त्योहार है, जो बहुत से उत्सव है, वो पर्यावरण से संबंधित है। जैसे जो होली है बच्चों, होली वसंत ऋतु के स्वागत का उत्सव है ना। जब वसंत ऋतु आती है उस समय होली मनाई जाती है। तो हम वसंत ऋतु के स्वागत के लिए हम होली का त्योहार बहुत ही खुशी से मनाते हैं। बच्चों, इसी प्रकार कई ऐसे त्योहार हैं जो हमारी खेती पर आधारित हैं। जैसे कि फसलों की कटाई होती है, तब पंजाब में लोहड़ी, यह त्योहार मनाया जाता है, जिसे हम बैसाखी भी कहते हैं, है ना। पंजाब में जब फसलों की कटाई की जाती है उस समय वैसाखी नामक उत्सव बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। उसके बाद देखिए, महाराष्ट्र में जब बुआई की जाती है ना, फसलों की बुआई करते हैं, उस समय बैल पोला, आपने सुना होगा ये नाम। ये उत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। इसमें जो बैल होते हैं बच्चों, इसकी पूजा की जाती है और उन्हें अपने घर का बनाया हुआ खाना खिलाया जाता है। तो इस प्रकार बैल पोला फसलों की बुआई के समय मनाया जाता है। इसी प्रकार बच्चों,
तमिलनाडु और केरल में जब फसलों की कटाई की जाती है तो उस समय पोंगल और ओणम नामक उत्सव मनाए जाते हैं, है ना। तो बच्चों, जो हमारे बहुत से त्योहार है वो हमारी खेती पर ही निर्भर है, क्योंकि खेती के अनुसार ही हमारे ये त्योहार मनाए जाते हैं, उसकी खुशी में मनाए जाते हैं। इसके अलावा भी हम कई त्योहार मनाते हैं, जैसे दशहरा, दीपावली, गुड़ी पाड़वा जैसे उत्सव फसलों के घर में आने के बाद मनाए जाते हैं। इसके अलावा भी बच्चों हम बहुत से त्योहार मनाते हैं, जैसे पर्युषण पर्व, बुद्ध पूर्णिमा, रमजान ईद, बड़ा दिन या क्रिसमस और पतेती, यह भी महत्वपूर्ण त्योहार है। बच्चों, जब ये त्योहार होते हैं उस दिन आप लोगों को छुट्टी होती है ना। तो आप इन त्योहारों को घर में रहकर आप बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। तो बच्चों, त्योहार तथा उत्सव चाहे कोई भी हो, सभी भारतीय उनमें खुशी से सहभागी होते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों, इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय उत्सव है। यह उत्सव सभी देशवासी मनाते हैं। बच्चों, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को ब्रिटिश लोगों से स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे देश को ब्रिटिशों से आज़ादी मिली थी, है ना। और 26 जनवरी, है ना, 26 जनवरी भी हम लोग मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। तो उस दिन क्या हुआ था? तो बच्चों, 26 जनवरी 1950 के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और इसलिए इस दिवस को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बच्चों, उत्सवों के कारण लोग इकट्ठे आते हैं, उनमें एकता की भावना बढ़ती है। उत्सव में प्राय गीत, नृत्य, रंगोलियाँ, खेल स्पर्धा, प्रतियोगिता इत्यादि की अधिकता होती है। इससे हमें आनंद मिलता है। त्योहार तथा उत्सव मनाते समय हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे पर्यावरण को कोई क्षति ना पहुँचे। यदि ऊंची आवाज़ में गीत सुनाए जाते हैं तो वृद्धों, परीक्षार्थियों और छोटे बच्चों को कष्ट होता है। ऊंची तथा कर्कश ध्वनि से ध्वनि प्रदूषण भी होता है। बच्चों, क्या आप जानते हो, महाराष्ट्र में बहुत सी आदिवासी जनजातियां रहती हैं। ठाणे जिले में वारली नामक एक आदिवासी जनजाति पाई जाती है। ज्येष्ठ मास में बरसात के प्रारंभ में उनके यहाँ कोली भाजी, नरम भाजी नामक एक पारिवारिक त्योहार मनाया जाता है। कोली वास्तव में एक जंगली वनस्पति है जिसका सब्जी भाजी के रूप में उपयोग होता है। बरसात का प्रारंभ होने पर यह वनस्पति उगती है। परिवार के सदस्य अपने आसपास के परिसर में जाकर ताज़ा नरम कोली एकत्र करके लाते हैं। सब्जी तैयार करके देवता को उसका नैवेद्य चढ़ाया जाता है। बाद में परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार भी लोग अपने त्योहारों को मनाते हैं, जिसे हम पारिवारिक त्योहार कहते हैं। हर एक परिवार की कुछ परंपरा
होती है जिसे वो इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाते हैं। बच्चों, आपको मालूम है हम मकर संक्रांति मनाते हैं, है ना? तो शीतकाल में मकर संक्रांति नामक उत्सव मनाया जाता है। इस दिन मित्र रिश्तेदार एक दूसरे को तिल गुड़ देते हैं, है ना? हम मनाते हैं जनवरी में यह त्योहार हम मनाते हैं। तो बच्चों, इस दिन हम तिल गुड़ देते हैं और एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं। तो बच्चों, तिल इस समय पैदा होने वाली एक महत्वपूर्ण फसल है। ठंड के समय शरीर की ऊष्मा अर्थात गर्मी बनाए रखने के लिए तिल खाना उत्तम होता है। तो बच्चों, आपको पता होगा तिल हमारे शरीर में गर्माहट लाती है और जब गुड़ उसमें मिल जाता है तो ये दोनों चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उत्तम हैं। इसलिए हमारे जो त्योहार हैं और हम जो त्योहार मनाते हैं बच्चों, ये हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से, हमारे फसलों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए हम ये त्योहार मनाते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस पाठ के अंत में हम जानेंगे कि हमने क्या सीखा। तो परिवार में सभी प्रकार की सुरक्षा मिलती है ना? इसलिए हम अपने परिवार में रहते हैं। छोटा परिवार, बड़ा परिवार और विस्तारित परिवार, ये परिवार के प्रकार हैं। कई पीढ़ियों से एक वंशावली तैयार हो जाती है। घर के प्रत्येक छोटे बड़े काम महत्वपूर्ण होते हैं। अपना घर तथा परिसर स्वच्छ रखना चाहिए। हमारे कई उत्सव खेती और पर्यावरण से संबंधित है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। बच्चों, अब हम देखेंगे स्वाध्याय। सही अथवा गलत लिखो। तो पहला है बच्चों, दुख कष्ट के समय सभी को एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो बताइए ये वाक्य सही है या नहीं? तो ये वाक्य सही है। दूसरा है, घर के सभी काम सब लोगों को बैठकर करना चाहिए। तो ये बात सही है? बिल्कुल सही। तीसरा है, कूड़े को कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों, ये वाक्य सही है कि गलत है? तो ये वाक्य गलत है। अगला है, इतनी ऊंची आवाज में गाने नहीं सुनने चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण हो। तो ये वाक्य सही है बच्चों या गलत? तो ये वाक्य सही है। पांचवा है, विस्तारित परिवार के सभी लोग घर में रहते हैं। तो ये वाक्य सही है या गलत? वाक्य गलत है। अगला है, परिवारों के व्यक्तियों की संख्या अलग अलग नहीं होती। तो बच्चों, ये वाक्य सही है या गलत? तो ये गलत है, क्योंकि सभी के परिवारों की संख्या अलग अलग होती है। अगला है, घर का छोटा बड़ा प्रत्येक काम महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चों, ये वाक्य सही है या गलत? तो सही है, क्योंकि घर के सभी काम में जो होते हैं, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो, वो महत्वपूर्ण होते हैं, है ना? तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सब अच्छे से जान गए होंगे कि हमें परिवार की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि हमें परिवार से सभी प्रकार की सुरक्षा मिलती है। आप परिवार के प्रकार भी जान चुके हैं, है ना? और आपने वंशावली भी जानी। इसके अलावा घर के जो छोटे बड़े काम होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और वो सभी को मिलकर करने चाहिए, है ना बच्चों? तो अब हम यहीं पे अपना पाठ खत्म करते हैं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।